तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीट 212। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 का पढ़ लिया था, वैसे ही हम लोग चैप्टर 2 का यानी कि हम लोग एनसीईआरटी का लाइन वाइज पढ़ेंगे एंड उसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला हो गया था, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला हम लोग देखेंगे। तो स्त्री जननतंत्र देख लेते हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे एंड देन हम लोग उसके बाद शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट, इसको अंडाशय यानी कि ओवरी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इन तीनों को मिला के बनता है अंडवाहिनी नलिका बनता है। ठीक है, ओविडक्ट इसको कहते हैं। तो एक गर्भाशय यानी कि इसको क्या कहते हैं, यूट्रस गर्भाशय। एक गर्भाशय ग्रीवा होती है, गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स होता है, सर्विक्स। तथा एक योनि यानी कि वेजाइना वेजाइना यानी कि जो यहाँ पे हम लोग बाहर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखते हैं, इसी को हम लोग वेजाइना भी कहते हैं। और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं, श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों यानी कि मेमरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। योनि, योनि को हम लोग वेजाइना भी कहते हैं। और बाहर से जो स्ट्रक्चर देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। उसके अंदर जाने पे ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल कैनाल भी होता है और इसी रास्ते बेबी बर्थ लेता है। तो इसके बाद इसको क्या कहते हैं हम लोग, गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहते हैं। और ये जो 3 लेयर होती हैं, इन 3 लेयर का नाम क्या है और इसका काम क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो इसका नाम है परिगर्भाशय यानी कि पेरीमेट्रियम कहते हैं, गर्भाशय पेशीय स्तर यानी कि मायोमेट्रियम कहते हैं, गर्भाशय अंतः स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम के टूटने से ही क्या होता है, साइक्लिंग स्टार्ट हो जाता है यानी कि पीरियड आता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिंब ग्रंथि यानी कि अंडाशय यानी कि ओवरी भी कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, झल्लरी यानी कि फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी के बाद क्या आता है, कीपक, कीप यानी कि इन्फंडिबुलम। उसके बाद क्या आता है, एम्पुला यानी कि तुम्बी क्या आता है। ठीक है, एम्पुला इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, संकीर्ण स्थमस या स्थमस कहते हैं। तो ये जो तुम्बिका होती है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी और शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। ठीक है, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होते हैं जो ओवरी होते हैं फीमेल का। ठीक है, जो स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉइड हार्मोन, अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होती है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु यानी कि लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला यानी कि इपिथेलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय यानी कि पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों के, एक परिधीय बलकूट, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश यानी कि मेडुलस में विभक्त होता है। अंडवाहिनी यानी कि डिंबवाहिनी नलिका यानी कि फॉलोपियन ट्यूब नलिका, फॉलोपियन नलिका भी कहते हैं, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिंबवाहिनी नलिका की लगभग कितनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे हम लोग कीपक यानी कि इन्फंडिबुलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन होते हैं जिसे झालर यानी कि फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी में एक जोड़े भाग में खुलती हैं जिसे हम लोग तुम्बिका यानी कि एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग यानी कि संकीर्ण पथ यानी कि स्थमस में एक संकरी अवकाशी का ल्यूमन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या, गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चेदानी यानी कि बुम्ब भी कहा जाता है।
गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। यह छोड़ी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल यानी कि बर्थ कैनाल की रचना करती हैं। गर्भाशय की भित्ति यानी ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी परत झिल्लीमय स्तर होती है। झिल्लीमय स्तर यानी कि पेरीमेट्रियम था, यानी कि परिगर्भाशय यानी कि पेरीमेट्रियम। मध्यम मोटी को गर्भाशय अंतःस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती हैं। आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशीय स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। स्त्री के बाह्य जानेंद्र के अंतर्गत जघन शैली यानी कि मॉन्स प्यूबिस, बृहद प्रकोष्ठ यानी कि लेबिया मेजोरा, लघु प्रकोष्ठ यानी कि लेबिया माइनोरा, योनि छद यानी कि हाइमन और भंगशेफ यानी कि गद्दी सी होती है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद प्रकोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन यानी कि फोल्ड है, जो जघन सेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु प्रकोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, जो यह बृहद प्रकोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनिच्छद कहते हैं आंशिक रूप से ढका होता है, जिससे हम लोग भंगशेफ एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद प्रकोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिच्छद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाती है। हाइमन, ठीक है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने पर साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का योनिच्छद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिच्छद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य यानी कि वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, तो कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथि यानी कि युग्म संरचना है, जिनमें ग्रंथि ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथि ऊतक यानी 15 से 20 स्तनपाली या मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कूपिकाओं की गुहाओं यानी कि अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी यानी कि मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं, जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती हैं, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलती है। तो हम लोग इतना दूर पहले अपना शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर से एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग मेल वाला देख चुके थे, तो फीमेल वाले में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र, यानी कि एक पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओवरीज यानी कि ये हो गया, और ओविडक्ट यानी कि इन्फंडिबुलम, एम्पूला और स्थमस, इन तीनों को मिला के ओविडक्ट बनता है। उसके बाद यूट्रस यानी कि ये हो गया गर्भाशय, सर्विक्स यानी कि ग्रीवानाल, उसके बाद वेजाइना आ जाता है बाहर। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल यानी कि बाहर से देखने पे जैसा दिखता है उसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एसिडिक यानी कि अम्लीय माध्यम होता है, तो एसिडिक आप लोग वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, ऑल एबव पार्ट्स ऑफ सिस्टम यानी कि जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड से जुड़ते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सपोर्ट्स होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक सहारा देता है। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ के में भी हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, ओवरीज में क्या होता है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, लेंथ 2-4 सेंटीमीटर होता है, प्रोड्यूस ओवम, फीमेल गेमिट्स यानी कि ओवम का निर्माण करता है फीमेल गेमिट्स में, फीमेल का यानी कि मादा युग्मक का निर्माण करता है। कनेक्ट टू पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस यानी कि ये किससे जुड़ा होता है, तो स्ट्रक्चर रुक जाइए आप लोगों को दिखा रहे हैं।
ये दिख रहा है ना ओवरी, ये जुड़ा होता है किससे, यूट्रस से, यानी कि गर्भाशय से जुड़ा होता है। किसके कारण, स्नायु, इसको स्नायु कहते हैं, यानी कि स्नायु का मतलब क्या होता है, लिगामेंट से जुड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है, कवर्ड बाय थिन इपिथीलियम इनक्लोजिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, थिन इपिथीलियम यानी कि पतली उपकला ऊतक से ढकी होती है। तो स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो भाग होता है इसका, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला होता है। ठीक है, रुकिए आप लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ओवरी क्या होते हैं, दो ओवरीज यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं। काम क्या होता है, एग बनाना प्लस हार्मोन बनाना, यानी कि अंडे बनाना और क्या बनाना, हार्मोन बनाना। ठीक है, स्ट्रक्चर, संरचना, यानी संरचना क्या होती है, दो तरह की होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। तो आउटर लेयर में क्या होता है, जेमिनल इपिथीलियम होता है और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। तो ये जो जेमिनल इपिथीलियम होता है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, और जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है ये सपोर्ट करता है। तो इनर लेयर में क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। तो मेड्यूला का काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स प्लस नर्व का काम करता है, और ये इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स प्लस नर्वस होते हैं, तो इसे मिलकर बने होते हैं मेड्यूला, और काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स, यानी कि फॉलिकल्स होते हैं एक डेवलप करने में। ठीक है, स्टेज, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइमोडियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन। उसके बाद ये तीन चार वो भाग आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, काम क्या होता है, एग बनाना, एस्ट्रोजन बनाना। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स, बाकी हिस्सा जो होता है, देखिए ओवरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, एग रिलीज कर लेते हैं, और बाकी हिस्सा जो बचा होता है वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। उसके बाद जो नो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या आता है। तो उसके बाद क्या था, ओविडक्ट यानी कि फॉलोपियन ट्यूब्स हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया। यानी कि जो ये ओविडक्ट होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट को तो अंडवाहिनी कहते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें यूट्रस में क्या होता है, बेबी डेवलप्ड प्लेस, यानी कि यहाँ पे बेबी का निर्माण होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय में। वेजाइना क्या होता है, तो वेजाइना जो होता है सर्विक्स प्लस वेजाइना, यानी कि ग्रीवा और ग्रीवा नाल मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ लेता है जिस रास्ते बेबी, उसी को वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। तो फॉलोपियन ट्यूब जो होता है ये 10 से 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग होता है, और इसमें क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी ही कहते हैं। तो स्थमस, एम्पूला, इन्फंडिबुलम। तो जो एम्पूला आता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद वॉल ऑफ यूट्रस। तो वॉल ऑफ यूट्रस तीन पार्ट होते हैं, एक पेरीमेट्रियम, थिन लेयर था, पतली परत थी। उसके बाद क्या होता है, मायोमेट्रियम यानी कि थिक लेयर था, यानी कि डिलीवरी टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। तो बेबी बाहर तभी निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड वाला जो एंडोमेट्रियम होता है, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन टाइम, इसमें क्या होता है, साइक्लिन चेंजेस होते हैं, यानी कि पीरियड का चेंजेस होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये देख लीजिए बाहर वाला पेरीमेट्रियम, उसके बाद एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद एंडोमेट्रियम, सॉरी। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम वाला अंदर होता है, यही एंडोमेट्रियम टूटने के बाद ही पीरियड का निकलता है बाहर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो बाहर वाला संरचना होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेविया मेजोरा कहते हैं। ठीक है, लेविया मेजोरा कहाँ पे जाके मिलती है, मॉन्स प्यूबिस पे मिलती है। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, यानी कि प्यूबिक हेयर होते हैं, स्किन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला संरचना, तो इस वाले संरचना को हम लोग लेविया माइनोरा कहते हैं। तो लेविया माइनोरा ऊपर जाके मिलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिटोरिस कहते हैं। ठीक है, और ये वाला ओपनिंग क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग होता है। और ये उसके नीचे क्या होता है, हाइमन यानी कि वेजाइना, यानी कि पार्शियली जो होता है, पार्शियली ढका होता है हाइमन से। उसका सबसे नीचे जाने पर एनल ओपनिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग मेमरी वाला देख लेते हैं। तो मेमरी वाला ये जो संरचना होती है, ये क्या होती है, ब्रेस्ट के अंदर क्या होती है, ये छोटी छोटी जो होती है 15 से 20 मेमरी लोब्स पाई जाती हैं, कंटेंट्स। ठीक है, मेमरी ग्लैंड दो तरह की उत्तर पाई जाती है, एक होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, एक होता है फैट।
तो इसमें जो होती है 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाई जाती है। इस लोब्स के अंदर क्या होता है, स्टोर मिल्क्स, इसी में क्या होती हैं, दूध इकट्ठा होता है। तो मैनी एल्विलाई, इसमें छोटी छोटी एल्विलाई होती हैं, ठीक है। तो एल्विलाई सीक्रेट एंड स्टोर मिल्क्स। उसके बाद एल्विलाई से क्या होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में कितने जाती हैं, उसके बाद जाती है लैक्टिफेरस डक्ट होता है यहीं पे, यानी कि एम्पूला, यानी कि यहाँ पे भी एम्पूला होता है, एम्पूला यानी कि तुम्बिका। उसके बाद मेमोरी एम्पूला में जाती है, मेमोरी एम्पूला से क्या आती है, लैक्टिफेरस डक्ट में जाएंगे, लैक्टिफेरस डक्ट यानी कि मिल्क इज सीक्रेटेड थ्रू इट होता है, यानी कि इसी रास्ते दूध बाहर निकलता है। गेमिटोजेनेसिस, तो पहले हम लोग गेमिटोजेनेसिस का रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी में। युग्मक जनन, युग्मक जनन में क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, यानी कि पुरुषों में वृषण बनता है और स्त्रियों में क्या होता है, अंडाशय, यानी कि युग्मक जनन यानी कि गेमिटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिका यानी कि शुक्रजनक स्पर्मेटोगोनिया, बहुवचन एक वचन, स्पर्मेटोगोनियम शुक्रजनक यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक यानी कि नलिकाएं जो होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यानी कि न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रशु यानी कि स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। तो शुक्राणु प्रशु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, शुक्राणु प्रशु यानी कि रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोरी कोशिकाओं में अंतः स्थापित यानी कि इम्बेडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को वीर्यसेचन यानी कि स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्राणु जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं जीएनआरएच के श्रवण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि यह एक अधश्चेतक यानी कि हाइपोथैलेमस हार्मोन है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष यानी कि ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन पीत पिंडक यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोनल यानी कि एलएच और पुटक दीपक हार्मोन जो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं एफएसएच के श्रवण का उद्दीपित करता है। एलएच लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों यानी कि एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन इस शुक्रजनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। एफएसएच सर्टोरी कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटक के श्रवण को उद्दीपित करता है जो शुक्रजनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना जो एक शीर्ष हेड, ग्रीवा, नेक, एक मध्य खंड यानी कि मिडल पीस और एक पूंछ यानी कि टेल की बनी होती है। तो हम लोग पढ़े थे टेल की बनी होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली यानी कि शुक्राणु की पूरी काया यानी कि बॉडी को आवृत किए रहती है। तो शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत यानी कि इलांगेटेड जो होती है अगुणित केंद्रक यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद होता है तथा इसका अग्र भाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्रपिंडक यानी कि एक्रोजोम बना यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे ये जो बाहरी वाली संरचना होती है यहीं पे क्या पाया जाता है, एक्रोजोम पाया जाता है।
क्रोमोसोम कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन प्रकींडों यानी कि एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। ये क्या करता है, जाके अंडाणु को विभेदित करने में हेल्प करता है, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। यहाँ पे बीच में जो होती हैं बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, ठीक है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। 20 से 30 एक बार में जो होता है 20 से 30 यानी कि 200 से 300 मिलियन शुक्राणु ये स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता यानी कि अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या होता है, शुक्रजनक नलिकाओं में मोचित रिलीज्ड शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणु की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियां का श्रवण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर जो बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीर्य यानी कि सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स बनाए रखता है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन यानी कि oogenesis कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्रजनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाओं यानी कि अंडजननी यानी कि ओवोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था यानी कि फर्स्ट में प्रविष्ट होती हैं और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं। इन्हें प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी साइट्स कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाएं यानी कि ग्रेन्युलोसा सेल्स की परत से आवृत होती हैं और इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा इन पुटिकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक हाथ से होता रहता है। इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक नए प्रावरक यानी कि थीकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय पुटक कहते हैं। यह द्वितीय पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को गह्वर यानी कि एंट्रम कहा जाता है, ठीक है। तो यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है प्रावरक स्तर यानी कि थीका लेयर, अंतर प्रावरक यानी कि थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक यानी कि थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक यानी तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक यानी कि प्राथमिक अंडक जो होते हैं के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा की मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके लिए किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है? इसमें हास्य हो जाता है। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफीय पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीय अंडक यानी कि अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे हम लोग पारदर्शी
अंडावरण यानी कि जोना पेलिशुडा कहते हैं। अब ग्राफीय पुटक फटकर द्वितीय अंडक यानी कि अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्रजनन और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्रजनन और अंडजनन के बारे में निश्चित एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है। तो पहले हम लोग शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? मेल में जो होता है टेस्टिस यानी कि वृषण बनता है, फीमेल में क्या होता है ओवरीज यानी कि अंडाशय बनता है। उसके बाद क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया जो होता है मियोटिस डिवीजन करता है यानी कि समसूत्री विभाजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि 2n बनाता है। उसके बाद क्या होता है मियोसिस फर्स्ट होता है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि 2n बनता है। उसके बाद क्या होता है मियोसिस सेकेंड होता है यानी कि माइटोसिस भी कह सकते हैं इसको। तो इस पर सेकेंडरी से क्या बनता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है स्पर्मेटिड से क्या बनता है स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब स्पर्मेटोजोआ बनता है इस छोटी सी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस यानी छोटी सी डिवीजन वाली संरचना। तो जब स्पर्म बाहर निकलेगा तो क्या करेगा स्पर्मिएशन होता है। जब स्पर्म बाहर निकलेगा स्पर्मिएशन हो जाएगा, ठीक है। उसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है ये। उसके बाद क्या होता है ये वाला ऊपर वाली संरचना क्या होती है इसको हम लोग एक्रोजोम कहते हैं यानी कि ये हेड हो गया, मिडल पीस हो गया, इसके बाद पूंछ हो गया। तो हेड में क्या होता है ये एक्रोजोम होता है, ये न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये गर्दन होता है, गर्दन में ये दो चीज पाई जाती हैं, इसको डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं और दूसरा क्या होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल वाला पहले होता है, डिस्टल वाला बाद में होता है। तो ये जो मिडल पीस होता है मिडल पीस में क्या होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया 25 से 30 माइट्रोकॉन्ड्रिया होती हैं और पूंछ में क्या होता है मोटिलिटी में हेल्प करता है। मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता में हेल्प करता है। तो एट प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था के टाइम जो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है इसमें दो हार्मोन होते हैं, एक LH एक FSH। तो LH यानी कि लीडिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है यानी लीडिंग सेल को बढ़ाता है। उससे क्या होगा एंड्रोजन बनेगा। एंड्रोजन बनने के बाद क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस होता है। एंड FSH से क्या होगा सर्टोली सेल बनती है सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका क्या करती है स्पर्मियोजेनेसिस करती है। मियोजेनेसिस यानी इत्तुसी संरचना का बनाने में हेल्प करती है। तो ह्यूमन मेल में इजैकुलेट यानी कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म ये रिलीज कर सकते हैं, जिसमें से क्या होता है 60% शेप एंड साइज यानी कि आकार और आकृति सही होनी चाहिए और 40% जो होती है वो क्या करती है ये जो होती है विविगोरस मोटिलिटी, ठीक है। मोटिलिटी यानी कि गतिशील होना चाहिए। अब हम लोग फीमेल वाला देख लेते हैं। तो फीमेल वाला अंडाशय जो होता है फीमेल में 2 ओवरीज होते हैं। अंडाशय यानी यूट्रस के साथ के दोनों तरफ होते हैं। आकार बादाम जैसा संरचना होता है यानी कि अलमंड शेप्ड होता है। मुख्य कार्य क्या होता है ये अंडाणु और हार्मोन बनाना। तो अंडाणु यानी कि ओवम बनाने का हेल्प करता है और जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती हैं। उसके अंडाशय की परत क्या होती है अंडाशय की परत 2 होती है, एक होती है जेमिनल एपिथेलियम, दूसरा क्या होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। तो जो जेमिनल एपिथेलियम होता है ये सबसे बाहर की पतली परत यानी कि काम क्या होता है सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन में काम करता है। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है इसके नीचे मजबूत परत होती है जिसका काम क्या होता है सहारा यानी कि सपोर्ट देने का काम होता है। उसके बाद क्या होता है ओवरी के अंदर जो होती है ओवरी के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स एक होता है मेड्यूला। ये वाला जो हम लोग संरचना देख रहे हैं ये वाला इसी की बात करें हम लोग। तो इसमें क्या होता है ओवरी के अंदर 2 भाग होती है कॉर्टेक्स एक मेड्यूला। कॉर्टेक्स में क्या होता है बाहरी हिस्सा होता है, मेड्यूला में क्या होता है अंदर वाला हिस्सा होता है। तो कॉर्टेक्स का काम क्या होता है ओवेरियन फॉलिकल यानी कि विभिन्न स्टेज में निर्माण करना। तो डेवलपिंग एग्स यानी कि ये जो एग होता है यहीं पर क्या होता है निर्माण होता है उसका, oocytes भी इसे कहते हैं। उसके बाद मेड्यूला अंदर की तरफ पाया जाता है। तो यानी कि ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं होती है, नर्वस यानी कि तंत्रिकाएं होती हैं और कनेक्ट टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक भी होती हैं जिसका काम क्या होता है ओवरी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देना। ये अंडाशय को क्या करती हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देती है और ऑक्सीजन यानी देती हैं, ठीक है।
उसके बाद जो होती है इसमें कॉर्टेक्स में ही फॉलिकल के स्टेज जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहली तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती हैं, उसके बाद क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल्स होती है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं। काम क्या होता है, तो काम यही पर डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं एक का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन का बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे युग्मक यानी कि गेमेटोजेनेसिस से युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन क्या होता है, ये दो तरह की होती है, एक शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्या होता है अंडाणु यानी कि ooजेनेसिस होता है। तो युग्मक जनन यानी कि शुक्र जनन में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है यानी कि नर में वृषण का निर्माण होता है, और अंड जनन यानी कि ooजेनेसिस यानी अंडाणु निर्माण यानी कि मादा में अंडाशय का निर्माण होता है। तो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। नर्म जन्म कोशिका यानी कि मेल जर्म सेल जो होती है स्पर्मेटोगोनिया जो 2n होती है, 2n से भी फिर 2n हो जाती है, यानी समसूत्री विभाजन होती है। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका जो भी वो भी 2n ही होती है, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है यानी कि मियोसिस होता है। मियोसिस तो इसमें क्या होता है यन हो जाता है, यानी कि द्वितीयक शुक्र कोशिका यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं यन होते हैं। उसके बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, शुक्राणु प्रसूय यानी कि स्पर्मेटिड बनते हैं, यानी कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं यानी कि स्पर्मेटोजुआ। तो इन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ से शुक्राणु प्रसूय से शुक्राणु बनता है, यहाँ पे देखिए हम लोग लिख रखे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्राणु बनाता है, और इस पर मियोजेनेसिस जो होता है यानी कि शुक्राणु प्रसूय से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु प्रसूय से शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है, इस पर मियोजेनेसिस होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नर जन्म कोशिका जो होती है 2n होती है, डिवाइड होकर 2n हो जाती है, यानी कि प्राथमिक शुक्र कोशिका बनेगी। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका से क्या बनेगी, उसके बाद जो होती है फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो जाता है। तो यहीं पे क्या होता है ये यन हो जाती हैं। फिर द्वितीय कोशिका जो होती है, फिर इसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। इसके बाद ये 2 से 4 बन जाती हैं, 4 से यानी कि शुक्राणु प्रसूय बनेगी। शुक्राणु प्रसूय बाद में जाके इसका निर्माण हो जाता है यानी कि डेवलप्ड यानी कि विकास हो जाता है, तो शुक्राणु बना लेते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो LH और FSH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, और जो LH और FSH होते हैं, LH का काम क्या होता है लीडिंग कोशिका यानी कि पुंजन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन जो शुक्राणु का निर्माण करवाता है, और जो FSH जो होता है सर्टोली कोशिका यानी कि पोषक प्रदान करती हैं। यही जो शुक्राणु का निर्माण होता है इसी को पोषक प्रदान करती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज जो होती है। किशोरावस्था पर शुक्र जनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जनन यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्र जनन जो होते हैं द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज होता है। तो जो कुछ शुक्राणु जन जो होते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में विभेदित और आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज जो होती है, कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिनको हम लोग प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद क्या आता है अंडजनन, अंडजनन यानी कि ooजेनेसिस अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं ooजेनेसिस यानी कि अंडजनन कहते हैं। तो अंडजननी जो होती है उगोनिया, तो उगोनिया में क्या होता है समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। उसके बाद क्या निर्माण होगा, तो प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी ooसाइट का निर्माण हो जाएगा। प्राइमरी ooसाइट में जब होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो जाएगा तो उसी टाइम अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें द्वितीय कंडक जो आता है सेकेंडरी ooसाइट, इसमें क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा अंडाणु, तो इसमें बहुत छोटी सी प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें जैसे 2n जो है यानी कि अंडजननी में जब डिवीजन होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है तो 2n बने रहते हैं। तो इसमें क्या होगा प्राथमिक अंडाणु जो होता है 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक पोलर बॉडी फर्स्ट, एक होता है द्वितीय कंडक का निर्माण कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी फिर डिवीजन होता है तो पोलर बॉडी सेकेंड बनता है और फिर क्या बनता है यानी कि अंडाणु बनते हैं। तो ये वाली चीज़ जो होती है इतना दूर जन्म से पहले ही होती है यानी कि माता के यूट्रस में यानी कि अंडाशय में ही होता है गर्ल्स का। तो प्राथमिक अंडक जो होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से प्रोफेज है यानी कि प्रोफेज फर्स्ट होगा यानी कि डिप्लोटिन अवरुद्ध होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग
प्राथमिक पुटक यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है, इसमें क्या होता है, जो बाहरी वाली परत होती है कणिकामय कोशिका यानी कि ग्रेन्युलोसा सेल होती है, और अंदर क्या होती है, जो प्राथमिक अंडक, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, प्राथमिक अंडक, ये वाला चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, फिर द्वितीय पुटक यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल्स आते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, जो बाहर आती है थीका लेयर आ जाती है यानी कि प्रावरक स्तर कहते हैं। उसके अंदर क्या होती है, कणिकामय कोशिका यानी कि ग्रेन्युलेशा सेल्स होती हैं। उसके अंदर क्या होती है, प्राथमिक अंडक होते हैं। ठीक है। तृतीय पुटक यानी कि टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं। तो टर्सरी फॉलिकल में जब ये निर्माण होता है तो अंदर क्या होता है, प्राथमिक अंडक होते हैं, साथ साथ में एक एंट्रम भी आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरल भरी गुहा भी कहते हैं। उसके ऊपर लेयर जो रहती है कणिका में कोशिका होती है, उसके बाहर जो होती है एक थीका एक्सटर्ना होती है, एक थीका इंटरना होती है। ठीक है। तो ग्राफियन पुटक जो होती हैं, ग्राफियन पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं, मेच्योर फॉलिकल्स भी इसी को कहते हैं। तो ये जो होती है द्वितीय कंडक, उसके ऊपर क्या आती है, एक लेयर आ जाती है। उसके बाहर इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा भी कहते हैं, पेल्यूसिडा। और उसके बाद एक लेयर एंट्रम रहता ही है, एंट्रम यानी कि तरल भरी गुहा। उसके बाहर क्या होती है, एक कणिकामय कोशिका होती है। कणिकामय कोशिका के बाहर क्या होती है, प्रावरक स्तर होते हैं। ठीक है। तो ये जो होती है कॉर्पस ल्यूटियम भी इसी को कहते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग आगे देख लेंगे। पार्ट 3 के लिए इतना ही है, पार्ट 3 के लिए। ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग कहेंगे तो कहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा, आर्तव चक्र। ठीक है। आर्तव चक्र हम लोग पार्ट 3 में देख लेंगे। आप लोगों को क्या कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखा है याद करने के लिए। फर्स्ट मंथ वाला, सेकेंड मंथ, 12 वीक्स, 5 मंथ और 24 वीक्स और 9 मंथ वाला भी बन गया है शॉर्ट नोट्स। तो आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।